हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है कीपिंग पोइट से रिलेटेड। पोइट्री का ये सब्जेक्ट है हमारा और चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का जो पैराग्राफ है उसके पैराग्राफ से हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कीपिंग पोइट से। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ को आपको समझा दूंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके, ठीक है। इंग्लिश पैराग्राफ दिया है जिसको मैं हिंदी में आपको समझा दूंगी और इस पैराग्राफ से ही हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको इस पैराग्राफ से आंसर निकाल कर लिखना है। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ को समझा देती हूँ। तो पैराग्राफ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल for once on the face of the earth. Let's not speak is any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. तो देखिए इसका अर्थ क्या है, तो देखिए बता देते हैं हम। now यानी कि अब, we means हम। now we will count to 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। and we will all keep still, और हम अब शांत रहेंगे। कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और अब हम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, आइए एक बार पृथ्वी पर किसी भी, लेट्स नॉट स्पीक इज एनी लैंग्वेज, आइए एक बार पृथ्वी पर किसी भी भाषा में बात न करें। कह रहा है कि किसी भी भाषा में बात न करें। तो क्या करें, तो देखिए लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आइए 1 सेकेंड के लिए हम रुकें। एंड और नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपना हाथ इतना न हिलाएं। मतलब कि हम 1 सेकंड के लिए एकदम से रुके रहें और अपना हाथ भी न हिलाएं। तो ये पैराग्राफ यही कह रहा था कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब शांत रहेंगे। आइए एक बार पृथ्वी पर किसी भी भाषा में बात न करें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पैराग्राफ को आपको समझा दिया, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, What does the poet say in the first 2 line? कवि पहली 2 पंक्तियों में क्या कहता है। कह रहा है कि कवि पहली के 2 पंक्तियों में क्या कहता है। तो देखिए आंसर है हमारा, In first 2 line the poet says to count to 12 and we will all keep still. In first 2 line, पहले 2 लाइन में the poet says, कवि कहता है, टू काउंट टू 12, कि 12 तक गिनकर, और वी विल ऑल कीप स्टिल, और स्थिर रहकर अपनी नीरस दिनचर्या को विराम लें। पहली 2 लाइनों में कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और सारे लोग स्थिर रहकर नीरस दिनचर्या से आराम लें, ठीक है। ये हमारा पहले का आंसर होता है। अब हमारे सामने है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, What does the poet want once on the face of the earth? कह रहा है कि कवि एक बार पृथ्वी के चेहरे पर क्या चाहता है, ठीक है। कवि एक बार पृथ्वी के चेहरे पर क्या चाहता है। आंसर है, वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की चेहरे पर। द ही पोएट वांट नॉट टू स्पीक इज एनी लैंग्वेज वंस, कवि के चेहरे पर वह कवि किसी भी भाषा में नहीं बोलना चाहता है, सिर्फ एक बार। वह एक बार पृथ्वी पर किसी भी भाषा के बारे में बोलना नहीं चाहता है, ठीक है, जैसे कि हमने अपने पैराग्राफ में पढ़ा था। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, कवि को 1 सेकंड के लिए क्या चाहिए। कवि को 1 सेकंड यानी 1 सेकंड के लिए क्या चाहिए। तो कह रहा है आंसर, फॉर 1 सेकंड द पोएट वांट नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच, कवि कहना चाहता है कि हम 1 सेकंड के लिए कुछ न करें और निष्क्रिय बने रहें। कह रहा है कि 1 सेकंड के लिए कवि चाहता है कि वह एकदम शांत रहे, मतलब कुछ ना कोई करे और सब लोग निष्क्रिय रहे। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन ये खत्म होता है। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ का आखिरी क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन। उपयुक्त पंक्तियों में, कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों के कवि और उस कवि का क्या नाम है।
मतलब इसकी कविता का नाम और इसके कवि का क्या नाम है उपरोक्त पंक्तियों में। आंसर है द नेम ऑफ द पोयम इज कीपिंग क्वाइट। इस कविता का नाम शांत रहना है। एंड द नेम ऑफ पोएट इज पब्लो नेरूदा, और इसके रचयिता पब्लो नेरूदा जी हैं। तो यही कह रहा है कि इसका शांत रहना पाठ का नाम है और इसके रचयिता पब्लो नेरूदा हैं। तो इसी प्रकार से हमारा सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। और इस पैराग्राफ को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल और बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इसमें से हो सकते हैं। तो देखिए पैराग्राफ कहना चाहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विथआउट रश विथआउट इंजन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विथआउट रश के बिना और इंजन के बिना, ठीक है, विदाउट इंजन और रश के बिना यह एक अनोखा क्षण है। इसका मतलब होता है अनोखा क्षण है। रश और इंजन के बिना यह एक अनोखा क्षण है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। अचानक अजनबीपन में हम सब एक साथ होंगे। अचानक से ही हम अजनबीपन में होंगे और हम सब एक साथ होंगे। तो इसी पैराग्राफ से हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वुड बी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। क्या अनोखा क्षण होगा, ठीक है, क्या अनोखा क्षण होगा। तो आंसर है काउंटिंग टू 12 कीपिंग ऑल स्टील वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। 12 तक गिनना और स्थिर रहना एक अनोखा क्षण होगा। कह रहा है कि 12 तक हम गिनेंगे और वहाँ उसके बाद हमें स्थिर रहना ही एक अनोखा क्षण प्रतीत होता है, ठीक है। यही हमारे पहले क्वेश्चंस का सही आंसर है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्सोटिक मोमेंट। क्या खासियत होगी उस विदेशी पल की। कह रहा है कि क्या खासियत होगी उस अनोखे या विदेशी पल की। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर है द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्सोटिक मोमेंट वुड बी विथआउट रश विथआउट इंजन। कह रहा है कि द स्पेशलिटी मतलब क्या खासियत है ऑफ दैट एक्सोटिक मोमेंट, उस विदेशी पल की क्या खासियत होगी विदाउट रश एंड विदाउट इंजन, बिना किसी रस और बिना किसी इंजन के उस पल की क्या खासियत होगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट वुड हैपन विथ अस देन। कह रहा है कि फिर हमारा क्या होगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि फिर हमारा क्या होगा। तो आंसर है इफ वी अटेन दिस एक्सोटिक मोमेंट वी would all be together in a sudden strangeness। कह रहा है कि if we attend this exotic moment, अगर हम इस विदेशी क्षण से भाग लेते हैं तो we would all be together in a sudden strangeness। भाग लेते हैं तो हम सभी अचानक अजीता में एक साथ हो सकते हैं। अगर हम इस विदेशी क्षण में भाग लेते हैं तो हम सभी अचानक से अजीता में एक साथ हो सकते हैं, मतलब कि जीवित में ही हम एक साथ हो सकते हैं। तो यही था हमारा तीनों प्रश्न का इस पैराग्राफ से। पैराग्राफ है फिशरमैन इज द कोल्ड शी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सेल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। तो इसका अर्थ क्या है। तो देखिए फिशरमैन इज द कोल्ड शी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो कहना चाह रहा है कि फिशरमैन यानी कि ठंड में मछुआरे की भेड़ें वुड नॉट हार्म वेल्स, भेड़ें कुएं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कह रहा है कि ठंड में जो है मछुआरे की भेड़ें जो हैं वो कुएं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी।
एंड द मैन गैदरिंग सैल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपने घायल हाथों को देखेगा। जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है वो अपना घायल हाथ जो है उसको क्या करेगा, देखेगा। तो मछुआरे के और इस नमक के इकट्ठे को हम इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न जो है वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो इस हेडिंग से पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी। ठंड में उसका क्या होगा। तो ठंड में किसका क्या होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा इन द हार्म कोल्ड सी। ठंड समुद्र मतलब कि ठंडे में फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल। ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, ठंड में जो मछुआरे हैं वो मतलब कुएं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही कह रहा था कि ठंड में उसका क्या होगा। ठंड में मछुआरे कुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है इसका, हु वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। कह रहा है कि कौन उसके गर्म हाथों को देखेगा। ठीक है, कौन इसके गर्म कह रहे हैं घायल हाथों को देखेगा। तो द मैन गैदरिंग सैल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कह रहा है कि नमक इकट्ठा करने वाला आदमी उसके घायल और नर्म हाथों को देखेगा। ठीक है, घायल मतलब कि नमक इकट्ठा करने वाला आदमी उसके घायल हाथों को देखेगा। यही आपका आंसर है। फिर तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू। नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या करेगा। तो इस पैराग्राफ में नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या करता है। तो आंसर देखिए, द मैन गैदरिंग सैल्ट विल स्टॉप फॉर ए विल एंड टेंड टू सी हिज वाउंडेड हैंड्स। द मैन गैदरिंग सैल्ट कह रहा है कि नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति विल स्टॉप फॉर ए विल एंड टेंड टू सी हिज वाउंडेड हैंड। व्यक्ति एक पहिया के लिए रुकेगा। कह रहा है कि स्टॉप टू विल एक पहिया के लिए रुकेगा एंड और टेंड टू सी हिज वाउंडेड हैंड और अपने घायल हाथों को देखने लगेगा। नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति वहाँ रुकेगा, एक पहिया को देखे के रुकेगा और अपने घायल हाथों को देखने लगेगा। यही इसका आंसर है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मोमेंट इज पोएट टॉकिंग अबाउट। कह रहा है कि कवि किस क्षण की बात कर रहा है। तो आंसर है द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ साइलेंस। कवि मौन के क्षण के बारे में बात कर रहा है। कवि तो सारे पैराग्राफ पे यही बोला था कि वो मौन रहेगा, 12 सेकंड के लिए गिनती कर रहा है। तो वही कह रहा है कि कवि किस क्षण के बारे में बात कर रहा था। तो कवि मौन रहने के बारे में बात कर रहा था। तो इस पैराग्राफ से चौथे प्रश्न जो हैं, चारों प्रश्न आई हो आपको समझ में आ गए होंगे। पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं रीड कर रही हूँ कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो इसका अर्थ क्या निकलता है। तो देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर जो हरित युद्ध, गैसों के युद्ध, ठीक है, जो हरित युद्ध और वॉर विथ गैस के युद्ध, हरे युद्ध और गैसों के युद्ध और वॉर विथ फायर यानी कि आग के युद्ध। फिर कह रहा है कि से तैयार करते हैं। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। तो तैयार करते हैं वो कौन से युद्ध, हरे युद्ध, गैस के युद्ध और आग के युद्ध को। फिर कह रहा है विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स, बिना किसी जीवित बचे। ठीक है, बिना किसी के जीवित बचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ कह रहा है कि साफ कपड़े पहनेंगे। ठीक है, व्यक्ति की जीत तो यहाँ पे हो गई कि बिना किसी जीवित व्यक्ति के जीत के। कह रहा है कि साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ छाया के बिना कुछ किए फिरते हैं। मतलब अपने भाइयों के साथ वह छाया के बिना कुछ किए ही
फिरते रहते हैं। इस पैराग्राफ का यही आपका अर्थ है कि युद्ध के बारे में ये बोला जा रहा है और वो अपने भाइयों के छाया के एकदम क्या है, आसपास फिरते रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। तो इसमें आपके कुल 3 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए मैं तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देती हूँ। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स। कह रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार के युद्ध किए जाते हैं, व्यक्ति किस प्रकार के युद्ध को तैयार किए जा रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था 3 युद्ध, एक हरा युद्ध और गैस का युद्ध और आग के युद्ध। तो देखिए आंसर लिखेंगे हम, ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस एंड वार्स विथ फायर आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन। हरे युद्ध, गैस के युद्ध और आग के युद्ध को व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तैयारी, उसके साथ जीत की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंड ऑफ सच वॉर्स। कह रहा है क्या होता है ऐसे युद्ध का अंत, मतलब ऐसे युद्ध के अंत में क्या होता है। तो देखिए आंसर है, इन सच वॉर, ऐसे युद्ध के देयर सीम्स द विक्टोरी विथ विदाउट एनी सर्वाइवर्स। कह रहा है कि ऐसे युद्ध में जीत तो दिख रही है लेकिन कोई भी जीवित बचे बिना। इसमें जीत तो है लेकिन कोई भी जीवित इसमें नहीं है, यही युद्ध का अंत इसका होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है इसमें कि इन सच वॉर देयर सीम्स द विक्टोरी बट विदाउट एनी सर्वाइवर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट वुड सच पर्सन्स डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट। ऐसे व्यक्ति चुप रहने के बाद क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति चुप रहने के बाद क्या करेंगे। तो देखिए आंसर है, आफ्टर कीपिंग क्वाइट सच पर्सन वुड put on clean clothes and walk about with their brother in the shade doing nothing। कह रहा है कि after keeping quiet, चुप रहने के बाद such person would put on clean cloth, ऐसे व्यक्ति साफ पहने मतलब साफ कपड़े पहन लेगा, and और walk about with their brother in the shade doing nothing, और बिना कुछ किए अपने भाई के साथ घूमते रहते हैं उनकी छाया और परछाई बनकर। ठीक है, यही कह रहा है कि चुप रहने के बाद ऐसे व्यक्ति साफ कपड़े पहन लेंगे और बिना कुछ किए अपने भाइयों के साथ घूमते फिरते हैं। तो यही हमारा तीनों प्रश्न था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पैराग्राफ 3 से 4 बार पूछे गए हैं, 3 से 4 बार के साल के बोर्ड पेपर में। तो इसी प्रकार से ये पैराग्राफ समाप्त होता है। 3 पैराग्राफ मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो ये था हमारा चौथा पैराग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यानी कि पैराग्राफ नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं हम 5वां पैराग्राफ। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing। फिर कह रहा है कि perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो ये बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है लेकिन इसमें कुछ 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका मैं आंसर आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपका इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। तो देखिए पैराग्राफ कहना चाहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं चाहता हूँ उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित, जो कि है मतलब कि मैं चाहता हूँ पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित, कंफ्यूज मतलब भ्रमित, विथ टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि उसे पूरे निष्क्रियता के साथ मैं भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है कि व्हाट आई वांट, क्या मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, किसी को निष्क्रिय करना मतलब भ्रमित करना, विथ टोटल इनएक्टिविटी, उसे पूर्ण रूप से निष्क्रियता
नहीं किया जाना चाहिए। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता और कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित। तो यही कह रहा है कि मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से भ्रमित और निष्क्रियता के साथ नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। जीवन वह है जिसके बारे में वह है। जीवन वो है जिसके बारे में भी वो है। ठीक है, कहना चाहता है कि जीवन जो है वो तो है ही। ठीक है, फिर कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। कह रहा है मुझे मौत से भरा कोई ट्रक नहीं चाहिए। मतलब मेरा जीवन जो है वो रहे, लेकिन मुझे मौत से भरा कोई ट्रक नहीं चाहिए अपने जीवन में। कह रहा है इफ़ वी वे आर नॉट सो सिंगल माइंडेड। कहता है यहाँ पे कि यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाएं, क्या करें, वो अपने जीवन को गतिशील बनाएं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, बनाए रखने के बारे में एकचित न होते। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम अपने जीवन के बारे में गतिशील बनाएं और रखने के बारे में एकचित नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है वो एक गतिशील क्रिया में है, तो क्या हम अपने जीवन को क्या करें, एकचित ही रहने दें, गतिशील न बनाएं, यही कह रहा है। फिर कह रहा है एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन को लेकर। फिर कह रहा है आगे कि परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटररुप्ट दिस सैडनेस। शायद एक बहुत बड़ी खामोशी इस उदासी में बाधा डाल सकता है। खामोशी यानी कि साइलेंस मीन्स खामोशी। ठीक है, सैडनेस मीन्स उदासी। तो यही कह रहा है कि इंटररुप्ट मीन्स बाधा। तो कह रहा है कि एक बहुत बड़ी खामोशी उस उदासी में बाधा डाल सकती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रीटेंडिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। कह रहा है कि ऑफ नेवर स्टैंडिंग खुद को समझने में, ठीक है, खुद को समझने में, आवर सेल्फ खुद को समझने में क्या है, मैं असफल हूँ, मैं असफल रहना, एंड और ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विथ दैट, और मौत की धमकी देना। मतलब खुद के जीवन में समझने में असफल होना और अपने आप को ही मौत की धमकी देना। यही इस कहानी का हमारा अर्थ है कि मैं जो चाहता हूँ, पूर्ण निराशा, ठीक है, भ्रमित, मैं अपने जीवन में मौत नहीं चाहता। वह अपने मतलब जीवन की गतिशील कैसे हमें बनाए रखना है। मतलब कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये है कि हमें अपने जीवन को कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे दूसरों के खिलाफ नहीं रहना, खुद के बारे में सोचना है और अपनी राह पर चलना है। और इसमें कहना चाहता है कि हम अपने जीवन को खुद को न कोसें कि हमारी मौत हो जाए। हमें एक अच्छे रास्ते पर चलना है और खामोशी, उदासी जो है एक दूसरे के रास्ते में बाधा डाल रही है। अगर आप खामोश रहेंगे तो उदास रहेंगे, अगर आप खामोश नहीं हैं तो आप बोलेंगे, बात करेंगे, जिससे आपकी खुशी और दुखी झलकती है। तो ये पैराग्राफ का अर्थ इसी प्रकार से हमारे जीवन के बारे में समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न क्या पूछना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है। तो हमारे पैराग्राफ से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कि कवि क्या चाहता है। तो जैसे मैंने पहले पैराग्राफ के ही लाइन में बता दिया कि कवि क्या चाहता है, तो देखिए, द पोएट वांट रीडर्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। कवि मौन या शांति की, कह रहा है कि कवि मौन या शांति की वकालत नहीं कर रहा है कवि, बल्कि यह कह रहा है कि वह सक्रिय जीवन चाहता है। ठीक है, वह मौन या शांति की वकालत नहीं कर रहा, वो सिर्फ सक्रिय जीवन चाहता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ वुड ए ह्यूज साइलेंस इंटररुप्ट, एक विशाल सन्नाटा कैसा खलल डालेगा। कह रहा है कि एक विशाल सन्नाटा कैसा खलल डालेगा, इसका बताइए आप आंसर। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही यूनिक सा है कि एक विशाल सन्नाटा कैसा खलल डालेगा। तो जैसे मैंने आपको पूरे पैराग्राफ में बताया
कि हमें मतलब जीवन के लिए एक बड़ा ट्रक नहीं चाहिए अदर वदर, तो उसी हिसाब से हमें इसकी आंसर को लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, इफ वी वुड नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ए ह्यूज साइलेंस वुड इंटररुप्ट द पोएट डज नॉट वांटेड lifelessness, silence has to be only a brief moment of introspection। देखिए कह रहा है कि if we would not so single minded about keeping our lives moving, कह रहा है कि अगर हम अपने जीवन को गतिमान रखने के बारे में, यही मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि अगर हम अपने जीवन को गतिशील या गतिमान रखने के बारे में एक दिमाग नहीं दिखाएंगे, ठीक है, एक दिमाग नहीं दिखाएंगे। कह रहा है कि अपने दिमाग से हम अपने जीवन को गतिमान रखने के बारे में नहीं सोचेंगे और फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हम एक बार के लिए अपने जीवन को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ए ह्यूज मतलब एक विशाल, साइलेंस वुड इंटररुप्ट, एक विशाल सन्नाटा बीच में आ जाता है। क्या कह रहा है कि एक विशाल सन्नाटा बीच में आ जाता है अगर हम अपने जीवन को कुछ नहीं करते हैं तो। फिर कह रहा है, द पोइट डज नॉट वॉन्ट लाइफलेसनेस, साइलेंस हैज़ टू बी ओनली ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। कह रहा है कि कवि निर्जीव नहीं चाहता, कवि मतलब कि वो निर्जीव नहीं चाहता, मतलब नकारात्मक नहीं चाहता। साइलेंस हैज़ टू बी ओनली ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कह रहा है कि मौन को आत्मनिरीक्षण का केवल एक संक्षिप्त क्षण होना चाहिए। कह रहा है कि मौन को आत्मनिरीक्षण का केवल एक संक्षिप्त क्षण होना चाहिए। यही हमारा दूसरे का आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू वी फियर, तुम क्यों डरते हो। फियर मीन्स डरना, तुम क्यों डरते हो। तो आंसर देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि वी डू फियर बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड थ्रीटन आवर सेल्फ विथ डेथ। वी डू फियर बिकॉज, कह रहा है कि हम डरते हैं क्योंकि वी नेवर अंडरस्टैंड, हम खुद को कभी नहीं समझते हैं, ठीक है, हम खुद को कभी नहीं समझते हैं। आवर सेल्फ यानी कि हम खुद को कभी नहीं समझते हैं, एंड और थ्रीटन आवर सेल्फ विथ डेथ, और खुद को मौत की धमकी देते हैं। मतलब हम अपने जीवन को कभी नहीं समझते और खुद को जीवन की धमकी देते हैं। जैसे लोग कहते नहीं हैं कि हम खुद की गलतियों पर अपनी क्या करते हैं, मौत की धमकी देते हैं। पैराग्राफ कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ, तो देखिए, Perhaps the earth can teach us, कह रहा है कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, as कि when everything seems dead, कि कब सब कुछ वैसा ही दिखता है, एंड लेटर और बाद में प्रूव्ड टू बी एलाइव, बाद में उसकी जीवित होने का परिणाम मिलता है। कह रहा है कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि कब सब कुछ वैसा ही दिखता है और बाद में उसकी जीवित होने का प्रमाण मिलता है। फिर कह रहा है नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनती करूँगा और अब तुम सब चुप रहो, ठीक है। अब मैं 12 तक गिनती करूँगा और तुम सारे लोग चुप रहो, यही इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है। अब देखते हैं इसके हम क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ। कह रहा है कि व्हाट यानी कि क्या, तो बाद में क्या साबित होगा और कैसे, बाद में क्या साबित होगा और कैसे। तो देखिए इसका हम आंसर लिखेंगे, लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड एलाइव विथ द हेल्प ऑफ द अर्थ।
ब्रैकेट में नेचर, नेचर मीन्स प्राकृतिक। तो देखिए लेटर, बाद में एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड एलाइव, बाद में क्या कह रहा है कि बाद में सब कुछ जीवित सिद्ध हो जाएगा, क्या, विथ द हेल्प ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सहायता से। बाद में सब कुछ जीवित सिद्ध हो जाएगा पृथ्वी की सहायता से, यानी प्राकृतिक की सहायता से। तो ये कह रहा है लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड एलाइव विथ द हेल्प ऑफ अर्थ, ठीक है, कि बाद में पृथ्वी की सहायता से सब कुछ जीवित सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो देखिए, व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट, कवि को अंतिम अर्थ में क्या कहते हैं, मतलब कवि अंतिम अपनी बातों को क्या कहते हैं। तो देखिए, एट लास्ट, अंत में, आखिर में, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट, देन, कि कवि कहता है कि ही विल काउंट अप टू 12, वह 12 तक गिनेगा। कवि कहता है कि वह अब 12 तक गिनती करेगा, एंड, और, वी कीप क्वाइट एंड ही विल गो, और अब चुप रहते और चला जाएगा, और सब लोग अब चुप रहेंगे और फिर वह चला जाएगा। अंतिम बात उसने यही कही थी। तो अंतिम बात तो सारे लोग को पता है कि वो गिनती गिनता है और कहता है कि सब लोग शांतिपूर्वक रहें, जैसे मैंने आपको 5वें पैराग्राफ में यही चीज़ बताई है। तो यही हमारा लास्ट पैराग्राफ है, 6वां, जिसमें भी यही इस पैराग्राफ में भी यही कह रहा है कि वह 12 तक गिनती करेगा और सब चुप रहेंगे, उसके बाद कवि वहाँ से चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें क्या पाठ सिखाता है, मतलब पृथ्वी हमें क्या पाठ सिखा सकता है या क्या पाठ सिखाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है कि द अर्थ टीचेज अस दैट वेयर इट लाइफ अंडर एपेरेंट स्टिलनेस इट means that we can still be alive even if we appear to be still or calm। तो देखिए क्या कहता है, अगर पृथ्वी से हम कुछ सीखते हैं तो द अर्थ टीचेस अस, पृथ्वी हमें सिखाती है, दैट, कि वह, देयर इज लाइफ अंडर एपेरेंट स्टिलनेस, कि शांति और स्थिर रहते हुए भी जीवन भरपूर रहा जा सकता है। कि कवि कहता है, मतलब ये धरती कहता है कि शांति से और स्थिर रहकर भी हम अपने जीवन को भरपूर रूप से सीख सकते हैं, या मतलब इंजॉय कर सकते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि वी कैन, हम कैन स्टिल बी एलाइव इवन इफ वी अपीयर टू बी स्टिल और क्लेम। कह रहा है कि हम अभी भी जीवित रहते हैं, ठीक है, अलाइव मीन्स जीवित रहना, कि हम अभी भी जीवित रहते हैं, भले ही अभी भी दिखाई देते हैं या दावा करते हैं, दिखाई देते हैं या दावा करते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी जो है शांत ही है और सीधी शांति और स्थिर से दिख रही है और अपने जीवन को पूरी तरह से जी रही है, भरपूर जी रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभी भी जीवित रहते हैं, भले ही हम अभी भी दिखाई देते हैं, इसका वह दावा करते हैं। कौन? पृथ्वी। तो इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि पृथ्वी स्थिर रह के भी भरपूर रूप से वो पूरी है, ठीक है। इसे हमें अपने जीवन में भी सीखना चाहिए। इस प्रश्न को इस पैराग्राफ से कह रहा है। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, व्हाट रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। कह रहा है कि कवि हमसे क्या करने के लिए कहते हैं, मतलब कवि हमसे क्या नहीं। कह रहा है कि व्हाट रिमेन, जब सब कुछ एलाइव, मर गया तो लगता है, मतलब कि जब सब कुछ मर गया, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मर गया लगता है तो जीवन में क्या रह जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जीवन में क्या रह जाता है। तो देखिए इसका आंसर है, ओनली द अर्थ इज एलाइव व्हेन एवरीथिंग एल्स अपीयर टू बी डेड। कह रहा है कि ओनली द अर्थ, केवल पृथ्वी ही, इज एलाइव व्हेन एवरीथिंग एल्स अपीयर टू बी डेड, कि पृथ्वी ही जीवित है जब बाकी सब कुछ मृत प्रतीत होता है। यहाँ पर पृथ्वी ही जीवित है, बाकी सब कुछ मृत ही
प्रतीत होता है जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद। तो केवल पृथ्वी ही जीवित रहता है जब बाकी सब कुछ मृत प्रतीत होने लगते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे चौथे का भी अर्थ और आंसर यही है। अब हम देखेंगे अपना 5वां प्रश्न। तो इस पैराग्राफ का ये आखिरी प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। कह रहा है कि कवि हमसे क्या करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर। कह रहा है कि द पोएट कॉन्क्लूड्स द पोएम बाय सेइंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम द अर्थ अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। कह रहा है कि कवि यह कहकर, मतलब द पोएट कॉन्क्लूड्स द पोएम बाय सेइंग, कवि यह कहकर कविता का समापन करता है। क्या कह के? दैट वी शुड, कि हम, वी शुड लर्न फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से जीवन, और एंड अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में सीखेंगे। कह रहा है कि कवि यह कहकर कविता का समापन करता है कि हम पृथ्वी से जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में सीखेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा कीपिंग क्वाइट का 6 पैराग्राफ समाप्त होता है। आप 6 पैराग्राफ को देख लीजिएगा, अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा और इसके आंसर्स को नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री का ये चैप्टर है, इससे पैराग्राफ ज़रूर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई साल इसके पैराग्राफ पूछे गए हैं। तो 6 पैराग्राफ तक आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।